के क्लास टीचिंग प्लान डेवलपमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग मेथड का आ जाता है कि आप कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हुए टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लर्नर को किस तरह आप लर्न करवा सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं टीचिंग मेथड होता है क्या। टीचिंग मेथड जो होता है वो वे इंफॉर्मेशन होता है दैट इज़ टॉट दैट ब्रिंग्स द लर्नर इनटू कनेक्ट विद व्हाट इज़ टू बी लर्न। एक टीचिंग मेथड जो होता है वो ऐसा इंफॉर्मेशन का तरीका होता है जिसमें आप लर्नर को ये सिखाते हैं कि उसने क्या लर्न करना है और किस तरह से लर्न करना है। ठीक है, जैसे आप लेक्चर्स देते हैं तो ये भी एक टीचिंग मेथड है। आप लर्नर को सिखा रहे होते हैं उसे क्या सीखना है, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं, रीडेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, गेमिंग, रोल प्लेइंग, रोल मॉडलिंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल्स जो हैं उनके थ्रू आप या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो मेथड है उसमें उसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ कंसिड्रेशन होती हैं। कौन सी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए जब भी आप कोई टीचिंग मेथड जो है उसको डिसाइड करते हैं कि हमने ये टीचिंग मेथड जो है वो अप्लाई करना है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। उसमें आपके पास जो है आपको सबसे पहले जो है वो आपको अपने लर्नर की करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। आपकी क्लास या आपका ग्रुप जिसको आपने टीच करना है, ठीक है, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह के हैं, वो कितने नंबर में हैं, वो किस तरह के, मेल ज़्यादा फीमेल ज़्यादा है, किस एज में है, लर्निंग स्टाइल प्रेफरेंसेस उन पर देखेंगे कि वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। अब आपने क्लास में भी देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं जब लेक्चर ले रहे हो तो हम बुक से लेना प्रेफर करते हैं, और जो कुछ होते हैं वो कहते हैं मल्टीमीडिया पे हमें लेक्चर्स दें, और कुछ हमें कहते हैं हमने ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं। तो आपको अपने ऑडियंस की करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, एजुकेटर एक्सपर्टीज़ का पता होना चाहिए। एज अ टीचर आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आप एक्सपर्टीज़ किस में रखते हैं। मतलब आप स्लाइड्स पे पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप वाइट बोर्ड यूज़ करते हुए पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप किस में एक्सपर्ट है, कौन सा आप जो है वो इफ़ेक्टिव मेथड है आपका जिससे आप टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए, लर्निंग आउटकम को अचीव करने का पोटेंशियल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए। वो जिस भी तरीके से आप पढ़ा रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब वो आपको बेनिफिट भी दे और पैसे भी ज़्यादा ना लगे। उसके बाद आपकी टीचिंग सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एवॉल्विंग होनी चाहिए। मतलब ये नहीं आप एक ही मेथड पे स्टिक रहे हैं, आपको एवॉल्व करना चाहिए। मतलब अगर आप वाइट बोर्ड पे काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं तो अब आप पोस्टर प्रेजेंटेशंस यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया या वैसे प्रेजेंटेशंस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो अगर हम देखें तो हमारे पास मेथड आता है वो है लेक्चर मेथड। ठीक है, हाईली स्ट्रक्चर मेथड होते हैं, एक स्ट्रक्चर मेथड होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर मेथड होते हैं। जो स्ट्रक्चर मेथड होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, अनस्ट्रक्चर मेथड जो होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। तो ये हाईली स्ट्रक्चर मेथड होता है जिसमें एजुकेटर जो है वो वर्बली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं डायरेक्टली टू अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स फॉर पर्पज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से लर्नर के ग्रुप को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाती है वर्बली। ठीक है, अब इसमें भी कुछ जो है वो लेक्चर मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो लेक्चर मेथड जो है वो कहाँ से निकला था, लैगर से निकला था। लैगर वर्ड से जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब था टू रीड, मतलब इसमें आपका जो एजुकेटर है वो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब 5 अप्रोचेज़ होती हैं। ठीक है, सिल्बरमैन ने कहा था 2006 में कि 5 अप्रोचेज़ होती हैं कि आप अपने नॉलेज को इफ़ेक्टिवली लेक्चर के दौरान किस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज को लेक्चर के दौरान किस तरह ट्रांसफ़र किया जाए, इसको करने के लिए आपके पास 5 अप्रोचेज़ होती हैं। पहले तो आप सबसे पहले यूज़ करें ओपनिंग एंड समरिंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपकी जो ओपनिंग और समरी स्टेटमेंट्स है वो आपने यूज़ करनी है। आप बताएं कि आपका लेक्चर जो किस बारे में है और किस तरह से है। मतलब बिगनिंग में आप लेक्चर जो है क्या करें, मेजर पॉइंट्स जो है उसके बता दें, ताकि एक लर्नर को पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ने वाला, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि उसने क्या पढ़ना है। और इसके तो ये बताने के साथ साथ उसमें क्या आएगा कि उस लर्नर के अंदर जो है खुद भी अपने
इतनी वो आ जाएगी कि उसने प्रीवियस नॉलेज जो है वो अपना रिकॉल कर लेगा उतने टाइम में कि उसको इस चीज़ के बारे में क्या पता है। उसके बाद आप कंक्लूजन प्रोवाइड करें एंड पे कि लेक्चर जो है उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। ये आप यूज़ करें कि मतलब जब आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दी है वो, और आप जो आपकी एंडिंग स्टेटमेंट मतलब समरी है वो भी दें कि आपने इस लेक्चर पूरे में पढ़ा कैसे है और क्या पढ़ा। इस तरह वो उसके अंदर जो है वो लेक्चर जो है वो रिकॉल भी आ जाएगा और अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी रिकॉल करनी आ जाएगी। लेक्चर के दौरान जो है वो की टर्म्स जो हैं वो ज़रूर प्रेजेंट करें। इससे क्या होता है, रिड्यूस द मेजर पॉइंट्स इन लेक्चर टू सम कीवर्ड्स दैट एक्ट एज वर्बल क्यूज और मेमोरी जॉग्स। की टर्म्स यूज़ करें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके माइंड में रहे कि ये कीवर्ड्स थे, और जब भी वो कीवर्ड्स बोले जाएं तो उनके माइंड में फ़ौरन से उसकी भी डिटेल आ जाए। एग्जांपल्स प्रोवाइड करें, ठीक है, लेक्चर के दौरान, ताकि उनको इजीली समझ आए और जल्दी देर तक याद रहे। एनालॉगीज जो है वो दें, मतलब अगर पॉसिबल हो तो आप कंपेयर करें कंटेंट को इस बीइंग प्रेजेंटेड टू द नॉलेज दैट लर्नर मे ऑलरेडी हैव, ठीक है। आप उसको जो है वो उसके साथ कंपेयर करें उस नॉलेज के साथ जो एक लर्नर को ऑलरेडी है। उसके बाद जो है वो विजुअल बैकअप्स यूज़ करें। यूज़ अ वैरायटी ऑफ मीडिया टू हेल्प लर्नर टू सी एज वेल एज हेयर व्हाट इज़ बीइंग सेड। जिस तरह मल्टीमीडिया, फॉर एग्जांपल जैसे आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं तो आप लेक्चर के दौरान जो है वो पिक्चर्स भी दिखा रहे होते हैं, पिक्चर्स दिखाते हुए भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं विजुअल बैकअप्स, ठीक है। जैसे आप कोई वर्ड बोलें उसकी डायग्राम शो कर दें तो ये होगा विजुअल बैकअप्स। लेक्चर के दौरान जो है वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। अब कुछ लेक्चर मेथड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, और कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस जो हैं वो ये है कि ये एक एफिशिएंट मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मीन है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का, मतलब अगर आपने लार्ज स्केल के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है और एक ही टाइम पे आप चाहते हैं कि सारे लोगों को मिल जाए और आपके पास टाइम भी थोड़ा है, तो आप लेक्चर मेथड प्रेफर करते हो, ठीक है। उसके बाद ये किस में यूज़फुल होता है, डिस्क्राइब पैटर्न में, मेन आइडियाज़ को हाईलाइट करने में, डाटा समराइज़ करने में, और इंफॉर्मेशन को व्यू कर देखने के डिफरेंट जो है वेज प्रेजेंट करने में ये इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग की एक इफ़ेक्टिव अप्रोच है ये, ठीक है, स्पेशली एट लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अगर आप कॉग्निशन से रिलेटेड कोई चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए इफ़ेक्टिव अप्रोच है। उसके बाद ये फंडामेंटल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करता है। जब भी आपने किसी चीज़ का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना होता है जो इम्पोर्टेंट भी होती है, तो उसके लिए एक यूज़फुल वे है। उसके बाद इजीली आप इसको दे सकते हैं। ऑडियो विजुअल मटेरियल जो हैं वो इसमें लर्निंग को इन्हांस करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में ये क्या है कि ये सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के लिए इफ़ेक्टिव है, लेकिन इफ़ेक्टिव और साइकोमेट्र बिहेवियर्स के लिए ये इनफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि लेक्चर मेथड से आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ना तो आप उनके इमोशंस जो हैं उनके बारे में जान सकते हैं और ना ही आप उनको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन ज़्यादा ये प्रोवाइड नहीं करता और पार्टिसिपेशन जो है वो लर्नर की वो भी इतनी इंकरेज नहीं होती। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर सेंटर मेथड होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसमें काउंट नहीं किए जाते, एक ही स्टाइल से पढ़ाया जाता है सबको, एक ही बैकग्राउंड जो है वो मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप किसी का बैकग्राउंड या अटेंशन को पे फोकस नहीं करते। फिर सारे जो लर्नर होते हैं वो सेम इंफॉर्मेशन से एक्सपोज हो रहे होते हैं, चाहे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी या लर्निंग नीड या स्टेज ऑफ कॉपिंग जो मर्जी हो। उसके बाद जो चैलेंजेस होते हैं, डाइवर्सिटी होती है ग्रुप की, उसको ये एड्रेस नहीं करता, ठीक है। और एक टीचर के लिए सबके लेवल पे आके पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये मेथड इतना इन चीज़ों के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ जाता है टीम बेस्ड लर्निंग का। टीम बेस्ड लर्निंग जो है वो एक इनोवेटिव और न्यूली पॉपुलेशन टीचिंग मेथड है इन नर्सिंग एजुकेशन पे।
मोस्टली इन नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। टीम बेस्ड लर्निंग जो होती है वो एजुकेटर को एक स्ट्रक्चर लर्निंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। टीम बेस्ड लर्निंग इज़ मेंट टू इंडीड स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज जो है उस पर बेस करते हैं। टीम बेस्ड लर्निंग क्या करता है? यूजेस स्ट्रक्चर कम्बिनेशन ऑफ प्री क्लास प्रिपरेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रेडीनेस एश्योरेंस टेस्ट एंड एप्लीकेशन एक्सरसाइज। इसमें 4 की प्रिंसिपल होते हैं। आप एक तो टीम बेस्ड लर्निंग में 4 प्रिंसिपल होते हैं, 4 प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। हेट्रोजीनियस टीम आप बनाएं जिसमें सबके में डिफरेंट क्वालिटीज़ हों। स्ट्रेसिंग स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी, आप स्टूडेंट को स्ट्रेस करें कि वो अपनी जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं और आंसरेबल भी हैं, ठीक है। मीनिंगफुल टीम असाइनमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करें जो उनकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। और आप स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। ये 4 प्रिंसिपल हैं जिन पे आपका टीम बेस्ड लर्निंग जो है वो काम करता है। उसके बाद आपकी आ जाती है कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो इंटरचेंज और टीम बेस्ड लर्निंग जो है इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज़ अ रीज़नेबल रिस्पॉन्स बिकॉज इंटरेक्टिव पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व विद बोथ मेथड्स, ठीक है। जब आपने इंटरेक्शन स्टूडेंट्स की देखनी हो, ठीक है, कि आपस में उनकी इंटरेक्शन कैसी है, तो आप कोऑपरेटिव लर्निंग जो करवा सकते हो। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? मेथडोलॉजी ऑफ चॉइस फॉर ट्रांसमिटिंग फंडामेंटल नॉलेज। Additionally, cooperative learning is distinguished by the educator role in which educator is center of authority in the class, with group tasks usually more closed-ended and often has specific answers. कोऑपरेटिव लर्निंग में एक टीचर जो होता है वो सेंटर होता है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, वो ये आपको वैल्यूएट करता है, ठीक है। और आपको टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं क्लोज एंडेड और टाइम स्पेसिफिक होते हैं कि आपने उनके स्पेसिफिक आंसर इस स्पेसिफिक टाइम में ढूंढ के लाने हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उसके भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट जो है वो एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरिंग ऑफ लर्निंग टास्क बाय टीचर, स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिव स्टूडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, स्टूडेंट और स्टूडेंट की इंटरेक्शन, इमीडिएट ब्रीफिंग to provide teacher and student with prompt feedback about the success of the intended learning, feedback debriefing और assignments provide करते हैं टीचर स्टूडेंट्स को विद प्रॉम्प्ट फीडबैक, इंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन बाय टीचर बेस्ड ऑन फीडबैक। क्योंकि टीचर सेंटर है इसलिए इंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन जो है वो टीचर ही प्रोवाइड करता है फीडबैक की बेस पे। केस स्टडी फिर एक मेथड है। केस स्टडी क्या है? lead to development of analytical problem solving, exploration of complex issues and application of new knowledge and skill in clinical practice arena। अगर हम clinical practice area पे देखें तो एस्था मेथड है टीचिंग केस स्टडी जो एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक नर्स में या मेडिकल प्रोफेशन में डेवलप करवाता है और कॉम्प्लेक्स इशू की तरफ एक्सप्लोर करवाता है और न्यू नॉलेज को अप्लाई करवाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। उसके बाद हम आ जाते हैं सेमिनार्स पे। सेमिनार्स जो है वो एक और मेथड है टीचिंग का। इसमें हम क्या करते हैं? सेमिनार्स ग्रुप आर स्टिमुलेटेड टू द पोजिंग ऑफ क्वेश्चन बाय एजुकेटर, ठीक है। एक एजुकेटर जो है वो अपने क्वेश्चंस को रखता है एक ग्रुप में, ठीक है, ताकि वो उसके आंसर्स प्रोवाइड करे और इस तरह उनका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो एजुकेशनल फॉर्मेट ऑफ सेमिनार कंसिस्ट ऑफ several sessions in which a group of staff, nurses or students facilitated by educator discuss questions and issues that emerge from assigned reading on a topic practical relevance। जो प्रैक्टिकल रेलिवेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक होता है उस पर आप डिस्कशन क्वेश्चन करते हैं, इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब सेमिनार किस तरह के होने चाहिए? शुड बी डिज़ाइन सो दैट ईच लर्नर रीड एन असाइनमेंट एंड कंसीडर क्वेश्चन प्रायर टू डिस्कशन। क्वेश्चन पहले कंसीडर कर लें कि क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं डिस्कशन से पहले। With such preparation all learner can actively participate in discussion। तो बेसिकली होती है डिस्कशन
ठीक है। लेकिन इसमें जो लर्नर होते हैं वो पहले ये कंसीडर कर लेते हैं कि उन्होंने किन क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करना है। इस तरह जस्टिफिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज और न्यू एक्सप्लेनेशन जो है वो आती है। उसके बाद 1-to-1 इंस्ट्रक्शन आ जाती है। ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। और इसमें क्या होता है, फेस टू फेस डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। 1-to-1 डिस्कशन जो होती है, इसका पेशेंट एजुकेशन और कंप्लायंस के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और 1-to-1 जो ग्रुप डिस्कशन जो हमने पहले देखा, ग्रुप डिस्कशन में कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, इन्हांस करता है लर्निंग इन बोथ अफेक्टिव एंड कोग्निटिव डोमेन। जैसे लेक्चर मेथड में हमने देखा था वो कोग्निटिव डोमेन में था, लेकिन डिस्कशन मेथड जो है वो अफेक्टिव और कोग्निटिव डोमेन में भी आता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मेथड लर्नर सेंटर भी होती है, सब्जेक्ट सेंटर भी होती है, दोनों पे फोकस करता है। लेक्चर मेथड जो है वो सिर्फ जो है वो एजुकेटर सेंटर था। ये लर्नर्स को न्यू इश्यूज और प्रॉब्लम्स के बारे में थिंक करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इसमें हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस को जो है वो एक्सचेंज कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकता है। इसमें पॉजिटिव पीर सपोर्ट और फीलिंग्स जो हैं वो फोस्टर होते हैं और प्रीवियस लर्निंग को भी रीइंफोर्स करता है। लिमिटेशन में इसमें ये होता है कि एक या दो मेंबर्स जो वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं डिस्कशन में, मतलब सब लोग जो वो एक के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो डिस्कस करें और उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। शाय लर्नर्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं फिर हो पाते। और अगर कोई टीचर जो है वो न्यू है तो वो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन का मेथड जो है वो प्रेफर करता है, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो मेंबर्स को इंटरेक्ट करवाए। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें टीचर की प्रेजेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद 1-to-1 डिस्कशन है, उसमें भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है कि टीचर जो है वो अपने कंटेंट को इंडिविजुअल की नीड के मुताबिक जो है वो बनाता है। ठीक है, इसमें इंटरवेंशन फॉर इनिशियल असेसमेंट और ऑनगोइंग एवेलुएशन ऑफ लर्नर होती है। गुड फॉर टीचिंग बिहेवियर्स। ठीक है, स्पेशली सूटेबल फॉर टीचर हु आर लर्न डिसेबल्ड, लो लिटरेट। इन लोगों के लिए अगर आप ये वो वाला मेथड है जो डिसेबल लोग के लिए, लो लिटरेट पीपल के लिए भी इफेक्टिव है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, टू बी शेयर बिटवीन एजुकेटर एंड लर्नर। अगर हम इसकी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस देखें तो वो ये होता है कि इसमें लर्नर जो है वो दूसरों से आइसोलेट हो जाता है। who have similar needs और concerns। उसके अलावा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो वो कम हो जाती हैं। लर्नर जो है वो स्पॉटलाइट में होता है क्योंकि एजुकेटर के सारा फोकस उन्हीं पे होता है। फिर क्वेश्चनिंग जो है वो इंटरप्टेड हो सकती है लर्नर से, जैसे वो न्यू चीज़ें सीख रहे हैं। तो 1-to-1 इंस्ट्रक्शन में जो है वो ऑफकोर्स क्वेश्चनिंग तो होगी। उसके बाद लर्नर जो है इसमें ओवरवेल्म्ड और एंशियस भी फील कर सकता है अगर द एजुकेटर मेक द मिस्टेक ऑफ क्रैमिंग टू मच इंफॉर्मेशन इनटू ईच सेक्शन। मतलब क्रैमिंग जो है वो एक मेथड होता है जिसमें हम चीज़ों को जो है वो क्रैम कर लेते हैं। तो क्रैमिंग की वजह से स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर सकता है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन और रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन वही जो आपका लर्नर आपको करके दिखाता है कि किस तरह कोई स्किल परफॉर्म करनी है, और रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन आपसे बाद में वो पूछता है कि आप अब करके दिखाएं, आपने किस तरह इसको करेंगे। ठीक है, इसके भी एडवांटेजेस है। इसमें इफेक्टिव है, साइकोमीटर डोमेन के लिए इफेक्टिव है, लर्नर को इंगेज करके रखता है। मूवमेंट और कॉन्स्टेंट जो है वो रिपीटिशन इन्फोर्समेंट इंक्रीज कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंसी एंड स्किल रिटेंशन। कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस और स्किल रिटेंशन इसमें होती है। अपॉर्चुनिटी जो है वो कोई भी प्रोवाइड करता है फॉर ओवर लर्निंग टू अचीव द गोल। लिमिटेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम आपको ज़्यादा चाहिए होता है। आपका जो ऑडियंस का साइज़ होता है वो स्मॉल होना चाहिए, लार्ज ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस और इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और कंप्लीट वैल्यूएशन रिक्वायर होती है इसमें। रोल मॉडलिंग क्या होती है, ये टीचिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन और एमिनेट्स फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंटल
theories such as Bandura's social learning theory of Erikson, social stages of development which explain how people acquire new behavior and social role। तो रोल मॉडलिंग में ये दिखाया जाता है कि आपने सोशल और बिहेवियर रोल्स जो हैं वो किस तरह एक्वायर करने हैं, न्यू किस तरह एक्वायर करने हैं। इसमें लिमिटेशंस और लिमिटेशंस कौन सी होती हैं? एडवांटेजेस इसमें ये होते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आपने अपनी फीलिंग्स को और एटीट्यूड को किस तरह एक्सप्लोर करना है। फिर ब्रिज बनाता है किसके दरमियान में, जो आपके अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स के दरमियान में जो गैप आया होता है उसके बीच में ये ब्रिज बनता है ताकि वो गैप ख़त्म हो जाए। उसके बाद रोल डिस्टेंस को ये नैरो करता है पेशेंट और प्रोफेशनल के दरमियान। लिमिटेशन में ये क्या है कि ये स्मॉल ग्रुप से कर सकते हैं, ठीक है। इससे पार्टिसिपेंट जो है वो ओवरली एक्सेजरेट हो सकते हैं, ठीक है। आप रोल पार्ट लॉसेस इट्स रियलिज्म एंड क्रिएटिबिलिटी प्ले टू ड्रामेटिकली। अगर रोल प्लेइंग में आप करें तो अगर ड्रामेटिकली वो रोल प्ले किया जाए तो वो रियलिज्म से दूर हो जाएगा, मतलब रियलिटी में नहीं रहेगा। डिस्कम्फर्ट भी आ जाता है, ठीक है। कुछ पार्टिसिपेंट डिस्कम्फर्ट फील करते हैं अपने अपने रोल से, तो ये भी इसकी एक डिलिमिटेशन है। उसके बाद जो है वो एटीट्यूड पे इन्फ्लुएंस करता है, बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है, तो इफेक्टिव डोमेन्स में आ जाती है, ठीक है। पॉजिटिव रोल मॉडलिंग जो है वो सोशली डिज़ायर बिहेवियर को इंस्टॉल करते हैं एक इंसान में, ठीक है। उसके बाद रैपिड रिक्वायर होता है रोल मॉडल में और लर्नर में, ठीक है। और नेगेटिव रोल मॉडल्स टू इंस्टिल इन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सा मेथड जो है वो कौन से डोमेन में फुलफिल हो रहा है। इसमें लर्नर का रोल कौन सा पैसिव है या एक्टिव है, मतलब वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है या खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एजुकेटर जो है उसका रोल क्या है, एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर कोई जो है वो शॉर्ट तरीके से इनको याद करना चाहता है तो वो इन टेबल्स को भी याद कर सकता है।